हेलो बच्चों। मैंने लोकोमोशन का चैप्टर पिछली बार स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने बहुत जनरल जनरल बताया था। तो अब मैं आगे उसका स्ट्रक्चर मसल का बताऊंगी, क्योंकि मसल का स्ट्रक्चर से के बाद ही उसका कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो बच्चों, आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलता है, तो आप लोग प्लीज उसको देखते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं अभी नई हूँ इस फील्ड में, इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश ज्यादा मैं टू द पॉइंट ही बता पाती हूँ, ज्यादा इस तरह से एंटरटेनिंग वे में नहीं बता पाती। आप लोगों के कोई सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा, आई विल ट्राई। तो अब हम बात करते हैं मसल की, स्ट्रक्चर की। हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलेटल मसल की। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे सपोज ये स्केलेटल मसल है। अभी हम इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ से यू काट दिए, तो ये मान लो ये ऐसी हो गई, एक टोपी की तरह से। तो ये मसल है। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं मसल बंडल या फेसिकल। ये मान लो जैसे बिजली का तार होता है, एक मोटा तार होता है, उसको अगर आप कभी काटो यहाँ से यूं, तो देखते हैं अंदर भी बड़े लाल पीले नीले तीन चार तरह के तार होते हैं। तो इसको उसी तरह से आप इमेजिन कर लो कि इसको काटा तो अंदर से ये लाल पीले नीले, ऑफ कोर्स ये तो सब एक ही कलर के होते हैं, बट ये मसल बंडल या फेसिकल। अब मजे की बात क्या है, अगर आप देखो तो इसके अंदर फिर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं मसल फाइबर या मसल सेल्स या मसल सेल। तो ये मानो कि जैसे ये एक तार है, सपोज ये लाल कलर का। अब अगर आप इसको काटते हो तो इसके अंदर से भी एक मेटल का तार निकलता है, वो ये मसल फाइबर या सेल है। ठीक है, तो मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल या फेसिकल। वन फेसिकल या बंडल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर या सेल। और अभी इसके अंदर भी एक वो होता है, अभी बताती हूँ। सपोज ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर, तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको हम कहते हैं सार्कोलिमा। सार्को मतलब मसल और लिमा मतलब मेम्ब्रेन। तो जो ये मेम्ब्रेन मसल फाइबर की है, उसको कहते हैं सार्कोलिमा। और जो इसके अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और इसकी मेम्ब्रेन के नीचे कई सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये मसल में है, इसलिए इनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके अंदर भरे होते हैं कैल्शियम आयन। ठीक है, ये हो गए कैल्शियम आयन। और ये तो हो गया मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर भी बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं, या उसको कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। ठीक है, तो मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मेनी मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल। तो सबसे बेसिक, सबसे छोटा कंपोनेंट कौन सा हो गया मसल में? मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से ये बेसिक यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट तो नहीं होगा, ये सबसे छोटा यूनिट हो गया मसल का। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हायर वाले तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब एक चीज और है, थोड़ा
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। जो ये मसल बंडल है, इसके बीच में जो ये स्ट्रोमा टाइप है, इसको हम कहते हैं फेशिया। तो ये फर्क समझो, ये फेसिकल है, मसल बंडल, और ये फेशिया है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फेसिकल और फेशिया में। तो अभी तक समझ में आ गया, ये मसल है, इसको काटा तो उसमें से निकले कई सारे मसल बंडल, और मसल बंडल को काटा तो उसमें से निकले कई सारे मसल फाइबर, ये सिंगल सिंगल था। और मसल फाइबर को काटा, ये काटा हुआ, तो उसमें से निकले कई सारे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। ठीक है। और मसल फाइबर में मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं सार्कोलिमा। साइटोप्लाज्म होता है, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन के नीचे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, विच इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का रोल हम आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं मायोफाइब्रिल के बारे में ना, एक मायोफाइब्रिल के बारे में। तो ये एक सपोज मायोफाइब्रिल है। ठीक है। अब ये डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में बाय लाइन विच इज नोन एज जेड लाइन। ये एक जेड लाइन, ये दूसरी जेड लाइन, ये तीसरी जेड लाइन, एंड सो ऑन। और जो दो जेड लाइन होते हैं, उनके बीच में जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। एंड दिस sarcomere is the basic unit of contraction। क्यों? क्योंकि ये जेड लाइन ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये जेड लाइन पास आ गई, ये जेड लाइन पास आ गई, तो मतलब सार्कोमियर का एरिया कम हो जाता है। तो जब ये सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसलिए सार्कोमियर इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया होता है, मिडिल एरिया, दैट इज मिडिल है, तो दैट इज नोन एज एन एम लाइन। ठीक है। अब इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सिर्फ दो ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं उसमें मसल में, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन इज द थिक फिलामेंट एंड एक्टिन इज द थिन फिलामेंट। अब देखते हैं ये कैसे कैसे प्लेस्ड होते हैं। ये है मायोसिन। थिक फिलामेंट। ये है एक्टिन, दिस इज द थिन फिलामेंट। ये जेड लाइन पे अटैच्ड होता है, तो ये एक सार्कोमियर से दूसरे सार्कोमियर तक जाता है। ठीक है। तो ये हो गया एक्टिन और द थिन फिलामेंट, और ये हो गया मायोसिन और द थिक फिलामेंट। मायोसिन में ये ऐसे ऐसे कांटे जैसे निकले होते हैं, प्रोट्रूजन। ये क्या है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए आप इतना मान लो।
अब इसमें दो तीन एरियाज और होते हैं। एक एरिया होता है जिसमें कि मायोसिन है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक्टिन जो है वो जो है उसको उस थोड़ा एरिया ऐसा भी है जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों है। तो कॉमन वो मतलब जो ये एरिया है जिसमें मायोसिन है उसमें थोड़ा एक्टिन का पोर्शन भी है। तो दिस एरिया, ये मानो ये ना पूरा मायोसिन है लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी है। एंड दिस एरिया इज नोन एज ए जोन। वाई ए जोन? बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक टू लाइट। का मतलब समझने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना बहुत है। अब जो बाकी एरिया बचा जेड लाइन तक का, ये एरिया जो है इसमें तो खाली क्या है, एक्टिन ओनली। तो ये एरिया इज known as I zone, and this contains only actin, whereas the A zone contains myosin plus some actin। ठीक है, ये बात हो गई अभी हमारी। ए जोन ये हो गया। और ये हो गया आई जोन। अब हम ये समझे क्या कोई ऐसा भी एरिया हो सकता है जिसमें खाली मायोसिन हो? जब खाली एक्टिन का एरिया है तो खाली मायोसिन का भी होना चाहिए। तो अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करो वो कौन सा है एरिया? दैट इज दिस एरिया। है ना? इसको ये मान लो। समझ रहे हो? इसमें पूरा मायोसिन नहीं आ रहा लेकिन इसमें एक्टिन नहीं है। तो दिस एरिया इज नोन एज एच जोन। इस दिस कंटेन्स मायोसिन ओनली। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। जो ये मायोफिलामेंट है, तो ये डिवाइडेड होता है इनटू मेनी पार्ट्स बाय दिस जेड लाइन, एंड एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, ये अभी हम बाद में समझेंगे। और दो जेड लाइन के बीच का जो लाइन होती है दैट इज नोन एज एम लाइन, मिडिल लाइन। ठीक है, और ये बना होता है दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन इज द थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज द थिक फिलामेंट। तो ये है मायोसिन द थिक फिलामेंट और ये है एक्टिन द थिन फिलामेंट। जो एक्टिन है वो जेड लाइन पे अटैच्ड होता है और वो दूसरे सार्कोमियर तक एक्सटेंड होता है, जबकि मायोसिन इज नॉट अटैच्ड। अब जो है जो थोड़ा पार्ट ऑफ एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर भी ओवरलैप, मतलब ओवरलैप तो नहीं करता, बट देयर इज सम एरिया विच इज कॉमन टू बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये जो एरिया है विच कंटेन्स मायोसिन प्लस सम एक्टिन, ये जो पर्पल कलर वाला एरिया है, मायोसिन तो पूरा है पर उसमें थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी आ रहा है, दैट इज नोन एज ए जोन बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक टू लाइट। अब जो इस ए जोन के और जेड लाइन के बीच में जो ये येलो वाला एरिया है, इसमें तो खाली ये एक्टिन है। दिस इज आई जोन, इट कंटेन्स ओनली एक्टिन। ठीक है, अब जब ओनली एक्टिन का एरिया है तो ओनली मायोसिन का भी एरिया आना चाहिए। तो वो जो ये मैंने लाइन लाइन ड्रॉ करी है इसमें देख रहे हो आप, ओनली मायोसिन है, ऑल्दो पूरा मायोसिन नहीं है बट एक्टिन नहीं है। दैट इज नोन एज एच जोन, इट कंटेन्स मायोसिन ओनली। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट की। अब हम एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर अलग अलग समझते हैं, तभी हम कॉन्ट्रैक्शन ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिन। तो एक्टिन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब बड़े सारे मोनोमर से मिलके बनता है, और ये जो मोनोमर है इसमें इसको कहते हैं जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन। वो एक ऐसा होता है और दो मतलब मिला के ये एक चेन जैसा बनाता है।
तो ये दो ऐसी चेन्स मिलके, टू चेन्स ऑफ जी एक्टिन फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिन। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये आपस में जैसे गले में मोती की माला पहनते हैं, उस तरह से ये है। तो ये दो चेन्स बन के ये एक्टिन बना। बट इसमें खाली ये जी एक्टिन ही नहीं होता है, इसमें दो प्रोटीन और होते हैं। एक का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन और एक का होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन समझो, ये मान लो एक तरह से, मान लो एक रस्सी की तरह इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। दिस इज ट्रोपोमायोसिन। और इसमें कहीं कहीं पे ये ट्रोपोनिन्स भी अटैच्ड होते हैं। दीज आर ट्रोपोनिन्स। जब ये ट्रोपोनिन क्या करते हैं, एक्टिन मॉलिक्यूल में कहीं कहीं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, उनको कवर करते हैं। तो दीज आर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो ये समझे, ये तो जी एक्टिन के दो वो मिलके चेन, एक एक्टिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं पॉलीमर, और उसके ऊपर लिपटा हुआ, ये समझ लो ये एक तरह से पूरा पुलिस स्टेशन है, पूरा कवर किए हुए इसको ट्रोपोमायोसिन। और उसके बीच बीच में ये थानेदार भी बैठे हैं, ट्रोपोनिन। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, उनको गार्ड करते हैं, उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये फट से मायोसिन आके यहाँ पे चिपक जाएगा और इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो मसिल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड मसिल का वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ बात आई है तो बता दे रही हूँ, उसको कहते हैं टिटेनी, क्योंकि कब एक बार उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट वेयर मसिल इज परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड, ये नीट में आया हुआ है, दैट स्टेट इज नोन एज टिटेनी। और उससे एक डिजीज होती है दैट इज नोन एज टिटेनस। ठीक है, तो ये तीन प्रोटीन हो गए, लेकिन इसमें से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक्टिन है। बाकी ये जो दोनों प्रोटीन है दे आर नोन एज, ये दोनों मास्किंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये मास्क कर रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ठीक है, और ये क्योंकि ये एक्टिन इस तरह से फिलामेंट की तरह बन गया, तो ये बड़े सारे मिलके बना रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ एफ एक्टिन, मान लो फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्टिन की। कहाँ चला गया? हम्म, अभी तो मैं सब सीख ही रही हूँ बच्चों, इसलिए थोड़ा सा बेयर विद मी। ठीक है, ये बात हो गई एक्टिन की। अब हम बात करते हैं मायोसिन की। किस कलर से करें? चलो इससे करते हैं। मायोसिन, myosin is made up of only one protein. This is also a polymer. It is made up of only one monomer. उसको कहते हैं मीरोमायोसिन।
ठीक है, दिस इज दी मोनोमर। अब अगर हम मीरोमायसिन का स्ट्रक्चर देखें, स्पर्म की तरह होता है। एक तो उसका ये हेड होता है और एक इसका ये शॉर्ट नेक टाइप से होता है और ये टेल होती है। और ये दो जो ये होते हैं मीरोमायसिन, इसकी ये टेल आपस में जुड़ी होती है। तो अगेन टू मीरोमायोसिन मेक वन मायोसिन। तो इसका एक ये हेड हो गया, एक ये हो गया शॉर्ट आर्म और ये हो गई टेल। अब ये हेड और शॉर्ट आर्म मिला के इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्योंकि ये क्रॉस बाइंडिंग करता है। अभी जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। क्रॉस आर्म, या इसको ये भी कह देते हैं हेवी मीरोमाइसिन। और जो टेल है उसको कहते हैं लाइट मीरोमाइसिन। अब ये कैसे अटैच होगा? एक्टिन के पास तो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो मायोसिन के पास भी एक्टिव बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। वो कहाँ होती है? इसके हेड में। तो ये इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है। अब इसके पास एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, इसके पास मायोसिन की बाइंडिंग साइट है। तो फिर ये ऐसे ही बाइंड हो जाए। नहीं तो एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। तो इसके हेड में एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। एटीपी बाइंडिंग साइट। तो अब मान लो चलो इसको एटीपी भी मिल गया, लेकिन एनर्जी रिलीज करने के लिए तो एटीपी को टूटना पड़ेगा। उसके लिए एंजाइम चाहिए। तो इसके पास वो भी सब रेडीमेड है, सब चीज तैयार है। एटीपी एंजाइम भी पहले से ही मौजूद है। जैसे ही एटीपी आए, उस एटीपी एंजाइम ब्रेक दिस एटीपी इनटू एडीपी एंड फास्फोरस, इससे की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन का फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन आराम से समझ में आ जाएगा। एक्टिन इज द थिन फिलामेंट, इट इज अ पॉलीमर, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर। टू, एक तो जी एक्टिन होता है विच इज नोन एज ग्लोबुलर एक्टिन, और दो और होते हैं ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, ये ऐसे गोल गोल ये होते हैं, ये चेन बनाते हैं और दो चेन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाती है एक्टिन का, और वो फिलामेंट के फॉर्म में होता है ये इस तरह से। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिलामेंटस एक्टिन। अब इसको गार्ड करता है एक तो ट्रोपोमायोसिन, वो तो पूरी लेंथ में गार्ड करता है। तो मान लो एक तो ये पुलिस थाने की तरह है, और दूसरे जगह जगह इन्होंने सिपाही भी बिठाए हुए हैं, दैट इज ट्रोपोनिन। और ये सब क्यों करता है? टू मास्क दी मायोसिन बाइंडिंग साइट विच आर प्रेजेंट इन दी ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है। और क्योंकि ये मास्क करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, तो इसलिए दीज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आर आल्सो नोन एज मास्किंग प्रोटीन। इतनी बात हो गई एक्टिन के बारे में। अब मायोसिन का देखें तो मायोसिन में एक ही प्रोटीन होता है। होता तो ये भी पॉलीमर है, पर मोनोमर इसमें एक ही होता है विच इज नोन एज मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें स्पर्म की तरह होता है। एक तो हेड, ये होता है शॉर्ट आर्म, और ये टेल। हेड और शॉर्ट आर्म मिला के क्रॉस आर्म बनाते हैं, या उसको हैवी मीरोमाइसिन भी कहते हैं, और टेल को लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं। अब जो हेड है उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जैसे कि इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन को अटैच होने के लिए एटीपी भी चाहिए। लेकिन इस एटीपी को ब्रेक भी करना है टू रिलीज एनर्जी, तो ये एटीपीएज एंजाइम भी इसमें होता है। विच जैसे ही एटीपी आता है, इट ब्रेक्स इट इनटू एडीपी एंड फास्फोरस, तो एनर्जी भी फट से मिल जाती है। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब हम देखें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहला इनिशिएटिंग फैक्टर क्या होता है? सिग्नल गया एक न्यूरॉन को, ये न्यूरॉन है, और ये जो सिग्नल भेजता है टू मसल, दैट इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। इसने किसको भेजा? टू दी मसल फाइबर। ये जो हमने भी
ये ऊपर देखा था ये दिस इज दी मसल फाइबर या मसल सेल। यहीं पे सिग्नल आता है। सिग्नल किस फॉर्म में आता है? इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है। अब जो ये मेम्ब्रेन थी इसको क्या कहते थे? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा में ये न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन आया तो ये जाके इस रिसेप्टर पे अटैच हो गया, और इस एरिया को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है। तो अब जैसे ही ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से अटैच हुए तो क्या काम होता है? ये जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कि पहले वाले लेक्चर में कि मसल की एक प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। तो उसमें मैंने बताया था मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना, तो वो एक तरह, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्साइटेबिलिटी। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। वो एक्शन पोटेंशियल क्या करती है? ये जो मेम्ब्रेन के नीचे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसमें क्या भरा था? आई टोल्ड यू इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, ये कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होके कहाँ आ जाते हैं? इन द सार्कोप्लाज्म। ठीक है। अब ये आए तो क्या हुआ? थोड़ा बड़ा कर दें तो आसानी से समझ में आए। यहाँ पे ये सारे मायोफाइब्रिल है। हम एक सार्कोमियर समझ लेते हैं खाली, ये जेड लाइन है तो ये इनके बीच में ये एक सार्कोमियर। ये एम जोन है। ये मायोसिन है। ये एक्टिन है। यही था ना स्ट्रक्चर एक मायोफाइब्रिल का। अब हमने जो ये देखा था स्ट्रक्चर एक्टिन का, तो इसमें ये दो मास्किंग प्रोटीन थे, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो जब ये कैल्शियम रिलीज हुआ तो भैया ये जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है इनकी कैल्शियम से बहुत दोस्ती है। तो जैसे ही इन्होंने देखा कैल्शियम बाहर आ गया अपने घर से, तो ये भी भैया अपना घर छोड़ छाड़ के, जो ये अपना पुलिस थाना था, सब छोड़ छाड़ के चलते बनते। अब जब ये चलते बने तो क्या हुआ? ये तो मास्क कर रहे थे, मास्किंग प्रोटीन थे, किसको मास्क कर रहे थे? मायोसिन बाइंडिंग साइट को, है ना? तो अब जब ये हट हट गए तो ये मास्किंग, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ये एक्सपोज हो गई। जैसे ये एक्सपोज हुई तो ये मायोसिन तो तैयार बैठा था अपनी एक्टिंग एक्टिन बाइंडिंग साइट लेके और एटीपी लेके, लेकिन वही नहीं एक्सपोज हो रहा था मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही ये एक्सपोज हुई तो मैंने आप लोगों को ये बोला था ना कि ये स्ट्रक्चर में ये कांटे कांटे से हैं, इसके बारे में बताऊंगी। ये कांटे जो हैं, ये यही हेड है इसका। तो जैसे ही ये यहाँ पे इन्होंने देखा कि भैया थाना थाना तो खाली है, वो तो चले गए अपने दोस्तों से मिलने, ये फट जाके इसके अटैच हो गए। ठीक है। और ये एक, मैंने ये बताया था क्रॉस आर्म कहते हैं इसको क्यों? ये एक क्रॉस आर्म बना लेते हैं इसमें। और जैसे ही इसको बनाया तो इन्होंने इसको एटीपी ब्रेक डाउन हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, इन्होंने इसको अपनी तरफ खींच लिया एक्टिन को। इसको हम और डिटेल में देखो, ये ऐसे डायग्राम बना के समझते हैं, क्योंकि ये ही समझना सबसे जरूरी है।
अब इसमें ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गए, खाना वाना तो सब खाली हो गया। तो क्या हुआ, ये जो मायोसिन था, इसमें जो एक्टिन बाइंडिंग साइट था, इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट, रास्ता साफ है। तो बस ये जाके इस पे अटैच हो जाता है और एटीपी आ जाता है अंदर, एटीपी बाइंडिंग साइट पे यहाँ पे थी ना, अटैच हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे ये एक्टिन को पुल कर लेता है। अब जैसे ही पुल किया तो ये एनर्जी यूज हो गई, तो फिर अब एनर्जी नहीं बची, तो ये फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसे ही इस पोजीशन पे आए, फिर एटीपी आ गया, फिर एनर्जी मिल गई, फिर ये तो इन्होंने आगे वाले को पुल कर लिया, क्योंकि ये तो आगे बढ़ गया। तो इस तरह से एक्टिन आगे बढ़ता चला जाता है। पहले क्रॉस आर्म बनता है, तो उससे एटीपी यूज हो जाता है, तो फिर ब्रेकेज हो जाता है उस क्रॉस आर्म का, फिर एटीपी आ जाता है, फिर क्रॉस आर्म बन जाता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो अब आप लोग एक बार इसको समझो, यहाँ पे समझो। यहाँ पे जैसे ही ये एक्सपोज हुआ एक्ट मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो ये जो हेड है ये जाके यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, और एटीपी यूज करके इसने इस एक्टिन को यहाँ पुल कर लिया। अब जब एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर ये वापस ब्रेक हो गया, फिर दोबारा एटीपी आई, तो फिर ये तो थोड़ा आगे पहुंच गया, तो इसने थोड़े आगे से फिर इसको पुल किया, तो ये इस तरह से इसको पुल करता चला जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सपोज करो ये एक्टिन है, इसके बीच में ये मायोसिन है, इसका जो ये हेड है, ये जाके यहाँ अटैच हो गया, अटैच होके इसने इसको पुल कर लिया एटीपी यूज करके। जैसे एटीपी यूज करी, एनर्जी खत्म हो गई, तो ये फिर अलग हो गया। ठीक है, अब जब फिर अलग हो गया, तो फिर एटीपी आ गया, फिर एटीपी आ गया, तो फिर ये वापस जुड़ गया। सो दिस रिएक्शन कंटिन्यूज, और उससे ये पुल करता ही जाता है एक्टिन को, एंड दिस इज हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार अपने आप पढ़ना, तब समझ में आएगा। तो अब अगर हम ये समझें कि ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चीज चेंज होती है, क्या क्या नहीं होती। देखो, यहां से समझो, ये इधर पुल होगी, पुल हो रही है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं चेंज हो रही, और मायोसिन को तो छेड़ा ही नहीं है, तो देर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, ऑल्दो दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, लेकिन इनकी लेंथ नहीं चेंज होती। अब क्योंकि ये एक्टिन जो है ये जेड लाइन से अटैच्ड है, तो ये जेड लाइन को लेकर ही पुल होगा, तो ये जेड लाइन भी थोड़ी आगे आ जाएगी, ये यहाँ आ गई सपोज, ये वाली यहाँ आ गई। अब जेड लाइन के दोनों के बीच में का एरिया को क्या कहते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर जो पहले इतना लंबा था यहाँ तक, वो अब छोटा हो गया। तो छोटा क्या हुआ, एक तो सार्कोमियर हुआ। अब सार्कोमियर छोटा हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो पीला पोर्शन है ये भी छोटा हो गया। उस पीले पोर्शन को क्या कहते हैं, आई जोन। आई जोन भी छोटा हो गया। अब ये जो पर्पल पोर्शन है, जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन दोनों है, उस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये अंदर आ गया, लेकिन जो है वैसे तो पहले ही से थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग थी इसकी एक्टिन की, तो ये थोड़ा और आगे आ गया, लेकिन
इसकी तो इस पे लेंथ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, सो देर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए जोन। अब एक बचा एच जोन। एच जोन कौन सा है? ये लाइन वाला। अभी तो ये एच जोन कितना था? अब जब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये यहाँ आ गई एक्टिन। अब ये एच जोन क्या था? वेर ओनली मायोसिन वॉज देयर। तो अब ये एच कहाँ, मायोसिन खाली इतना ही रह गया, ये यहाँ आ गया सपोज। तो एच जोन का भी लेंथ कम हो गई। तो अगर हम रिवाइज करें तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्टिन, मायोसिन एंड ए जोन। क्योंकि ए जोन में मायोसिन याद करने के लिए और सम पार्ट ऑफ एक्टिन भी होता है, तो जो कॉमन जोन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पे फर्क पड़ा? डिक्रीज इन लेंथ सार्कोमियर, और ओनली एक्टिन का एरिया कौन सा था? आई जोन, उसकी लेंथ कम हो गई। और ओनली मायोसिन का एरिया कौन सा था? एच जोन, उसकी लेंथ कम हो गई। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खींचा खाची हुई, तो जो इनके अपने अपने एरियाज है वो कम हो गए, सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई, लेकिन जो कॉमन एरिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही एक्टिन और मायोसिन की लेंथ पे। ये जानना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन ये बहुत आते हैं नीट में। और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब कब कॉन्ट्रैक्ट तो रहे है, अब रिलैक्स कैसे होगा? उल्टा सब काम शुरू हो जाएगा। कैल्शियम जैसे ही अंदर गया, कैल्शियम ने तो सारा खेल शुरू किया था, तो जो थानेदार है उन्होंने कहा लो हमारा दोस्त तो गया, हम भी वापस चले। ये भी वापस आ गए यहाँ। जब ये वापस आ गए तो इन्होंने फिर वही मास्किंग कर दी अपना काम। अब जब ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ढक गई, जो है मायोसिन बाइंड ही कहाँ होगा, मायोसिन भी बाइंड नहीं होगा, तो ये अपने ये इस पोजीशन पे ही वापस आ जाएगा, तो वापस रिलैक्सेशन हो जाता है। तो दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस। एक पॉइंट और है कि दो तरह के मसल होती है, एक रेड मसल और एक व्हाइट मसल। अच्छा, जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो कभी कभी जो है ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है मसल में, तो वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बना लेता है, और जब ये लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट होता है तब हमें मसल पेन होने लगता है। देखते हो बहुत ज्यादा जब एक्सरसाइज करो, बहुत चलो, तो मसल पेन होने लगता है, दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। ठीक है। तो अब ये, चलो रेड को रेड से ही लिख लें। तो मसल में एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, दैट इज वाई इट इज रेड इन कलर। तो ये जो रेड मसल होती है इट इज रिच इन मायोग्लोबिन, और इसलिए जो इसमें है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए इट इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन। जबकि वाइट मसल क्या होती है? इसमें कम होता है मायोग्लोबिन, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होगा, एनारोबिक होगा ज्यादा, और इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। तो एक ये टर्म और मुझे बताना था। ठीक है। अबाउट दी white muscle and red muscle. Red muscle is rich in myoglobin, which is a oxygen containing red pigment. That is why it is known as red muscle. यहाँ पे ज्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट इज वाई इट इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि व्हाइट मसल में मायोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, इट इज रिच इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ये जानना जरूरी है कि मसल पेन जब होता है तो क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन दी मसल। थोड़ा सा ये आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगले लेक्चर में एक बार फिर से समझा दूंगी। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चंस करते हैं इसके,
तो देखिए थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द मसल पार्ट। Which of the following statements are correct regarding skeletal muscle? Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, मैंने आप लोगों को बताया था फेसिकल तो क्या था, मसल फाइबर या मसल फेसिकल, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू पार्ट था स्ट्रोमा दैट वाज नोन एज फेशिया। तो ये तो गलत है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये सही है। आगे भी देख लेते हैं, स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल फाइबर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये भी सही है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। एम लाइन क्या सार्कोमियर खुद ही होता है? तो डी तो नहीं है, तो बी और सी है, तो बी और सी, तो इसका आंसर हो गया डी। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स? एच जोन डिसअपियर। एच जोन क्या था? एच जोन था जिसमें खाली मायोसिन था, है ना। सम तो होता है, डिसअपियर भी हो सकता है, तो ठीक है, ए ठीक है। ए बैंड वाइडेंस, ए बैंड तो इट वाज कॉमन जोन, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बैंड रिड्यूसेस सही है, क्योंकि इसमें खाली एक्टिन था, इसमें खाली मायोसिन था। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड पाई, सही बात है ना, उसमें था ना एटीपी एंजाइम। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन सा पुल इनवर्ड, ये भी सब सही है, तो बस एक बी ही नहीं है, तो ए सी डी, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन skeletal मसल contraction because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin, ये तो नहीं है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन skeletal मसल contraction, it binds to troponin, हाँ सही है, ट्रोपोनिन से ही तो बाइंड करता है टू रिमूव द मास्किंग एक्टिविटी, बस तो ए है। यही तो थानेदार है ना, थानेदार से ही तो इसकी दोस्ती है कैल्शियम की, तो बस उससे मिलने चला गया, तो बस मास्किंग उसका जो अपना काम था उसने छोड़ छाड़ दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, अभी तो किया कैल्शियम। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, मैंने आप लोगों को बताया था अगर कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही रहती है तो उसको कहते हैं टिटनी, इट कॉजेज अ डिजीज नोन एज टिटनेस, तो इसका आंसर हो गया ए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास्ट ईच अदर, यही सही लग रहा है, देखते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट पास स्लाइड पास्ट ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, मायोसिन तो करता नहीं, दूसरे में लिखा है एक्टिन शॉर्टन, ना एक्टिन ना मायोसिन, और इसमें एक्टिन मायोसिन दोनों लिखे हैं शॉर्टन, तो ये तो कोई करते ही नहीं, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर और मोटर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट का बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, तो इसका आंसर है ए। अब द एच जोन इन skeletal muscle fiber is due to the central gap between the actin filaments extending through the myofilament in the A band, यही सही लग रहा है। एक्सटेंशन ऑफ मायोफिलामेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड, मायोसिन फिलामेंट तो पूरे ए बैंड में होता ही है। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल तो वो पूरा ही होता है। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स इन दी ए बैंड, मायोसिन फिलामेंट में कहाँ गैप होता है, तो गैप तो किसमें होता है, एक्टिन फिलामेंट्स में होता है ना, याद करिएगा स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हो गया ए। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, सार्कोमियर तो शॉर्टन करता ही है। ए बैंड रिमेन सेम, सही बात है। ए एच एन आई बैंड शॉर्टन, एच एन आई तो करते हैं लेकिन ए कहाँ करता है, और एक्टिन और मायोसिन तो करते ही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी, ए बैंड रिमेन सेम। अब आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इनवॉलेंट्री है लेकिन स्ट्राइटेड होती है, तो ये गलत। इंटेस्टाइन में स्मूथ होती है, गलत। थाई में स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, ये सही लग रहा है। अपर आर्म में कहाँ स्मूथ होती है, नहीं, तो ये सी इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ skeletal मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएस एक्टिविटी इज, एटीपीएस एक्टिविटी किस में होती है, मायोसिन में होती है ना, तो सी इसका आंसर हो गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन अगेन लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेस, एच जोन वाज ओनली मायोसिन, तो जो अकेले अकेले होते हैं वही इफेक्ट होते हैं ना, तो एक तो ये सही है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी सही है।
लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, इंक्रीज तो नहीं होती, डिक्रीज होती है। लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीज, अगेन ये भी डिक्रीज होती है। इसमें दो सही है, ए और बी। ठीक है, अब अगला देखे, व्हाट इज सार्कोमियर, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, तो डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन। मैंने बताया था कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो ही होते हैं, एक एक्टिन एक मायोसिन, तो इसका आंसर हो गया सी। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टाइटेड मसल, मैंने बताया था क्या होता है, सार्कोमियर, इसका आंसर हो गया ए। व्हेन अ मसल बेंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर इट इज कॉल्ड, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है, लेकिन इसका आंसर है डी फ्लेक्सर। फ्लेक्शन का मतलब होता है हाथ को जैसे मोड़ना, जब हाथ को मोड़ेंगे तो एक मसल दूसरी मसल के ऊपर बेंड हो जाएगी, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन, तो ये फ्लेक्सर है। तो ये दिया भी नहीं है बुक में, बट इसका आंसर इज डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपको रिवाइज हो जाएगा, एक बार आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरे चैनल को वॉच, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी सजेशंस हो तो इट इज वेलकम। थैंक यू बच्चों।